नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। गुजरात चुनावों में प्रचार चरम पर है। 3 दिन के बाद पहले चरण के मतदान से पहले सभी दल पूरी ताकत प्रचार में लगा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री और गृहमंत्री कई जगह रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज पलटाना, अंजर और जामनगर में रैलियां की हैं। हम वो तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उनका आज राजकोट में आखिरी पड़ाव रहेगा। गृहमंत्री अमित शाह आज खेरालू, सवली में रैलियां करेंगे। वे भिलोदा और अहमदाबाद में भी जा सकते हैं। आज आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल सूरत में रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हीरे की फैक्ट्री का दौरा किया, कारोबारियों से मिले। कुछ देर पहले उनका रोड शो हुआ है और रात में 9 बजे जनसभा होगी। उधर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज अहमदाबाद में रहे। आज आपको बता दें, पूर्व बीजेपी मंत्री रहे जय नारायण व्यास और पुत्र समीर व्यास समेत वो कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज एक प्रेस वार्ता भी की है। इस बार आम आदमी पार्टी को वोट देने वाला है। तो गुजरात की हलचल से ज्यादा खलबली हरियाणा से जुड़ी हुई खबर से आ रही है। हरियाणा में जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों के लिए 3 चरणों के नतीजों में बीजेपी को उम्मीद के मुताबिक सीटें नहीं मिली हैं। नतीजों से विपक्ष उत्साहित है। बीजेपी को 22 सीटें मिली और आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर आ गई। 14 सीटों से मिली है, जो पहली बार जिला परिषद का चुनाव उसने लड़ा है। दूसरी तरफ आईएनएलडी को 13 सीटें मिली हैं और निर्दलीय को 354 सीटें मिली हैं। अब कांग्रेस कह रही है कि ज्यादातर निर्दलीय कांग्रेस के समर्थित हैं। आपको बता दें, दीपेंद्र हुड्डा ने इस पूरे मामले में कांग्रेस के नेता जो है हरियाणा के ट्वीट किया है। लिखा है कि जिला परिषद के नतीजों से बीजेपी और जेजेपी को जबरदस्त झटका लगा है। 87% लोगों ने निर्दलियों और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को वोट दिया है। 5% लोगों ने बीजेपी को, 3% लोगों ने आम आदमी पार्टी और आईएनएलडी को, 2% लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को वोट दिए हैं। कहना है कि कांग्रेस ये चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ती है, लेकिन सिंबल पर लड़ रही पार्टियों को लोगों ने नकार कर फिर से संकेत दिए कि भविष्य कांग्रेस का है। तो ये, और हमारे साथ महासचिव हैं आईएनएलडी के अभय चौटाला। बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी समय निकालने के लिए। किस तरह से देख रहे हैं आप चुनावी नतीजों को? आपकी पार्टी को 13 सीटें मिली हैं, क्या आंकलन आपका? अभी आप बता रहे थे कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ट्वीट करके कहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है कांग्रेस के पक्ष के जीत करके आए। और ये विकास के हम ये चुनाव सिंबल पे नहीं लगता। मुझे जो लगता है, अगला आने वाला लोकसभा और विधानसभा का चुनाव भी कांग्रेस शायद सिंबल पे ना ले, क्योंकि इनमें आपस में बहुत बड़े मतभेद हैं। इसलिए हमारी जो पार्टी है, हमने ये फैसला किया था कि हम मैक्सिमम जगह पे अपने उम्मीदवार सिंबल पे चुनाव में लड़ाएंगे। लेकिन जो आपने वोट परसेंट की बात करी कि 3% वोट मिला, हमारे 13 नहीं, हमारे 16 उम्मीदवार जीत करके आए हैं। और उसके बावजूद बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो नंबर 2 पे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कितने जीते मुझे मेरी जानकारी नहीं, लेकिन मेरी डिस्ट्रिक्ट में आम आदमी पार्टी जो है नंबर 2 पे रही। हमने एक अकेला इंडियन नेशनल लोकल पार्टी ऐसी है जिसने किसी एक डिस्ट्रिक्ट में आज पूर्ण रूप से बहुमत के साथ किया है, सीटें जीतने का काम किया। कोई भी राजनीतिक दल हरियाणा का जो है, किसी ने भी किसी एक जिले में बहुमत के साथ आगे नहीं बढ़ा। कहीं 2 सीट आई, कहीं 1 आई, कहीं 3 आई, इस तरह से रह गई। लेकिन हमारी पार्टी इंडियन नेशनल लोकल पार्टी ने 10 सीटें 24 में से जीतने का काम किया और 5 लोगों का हमारे साथ समर्थन है। सरसा डिस्ट्रिक्ट में 15 लोगों के साथ इंडियन नेशनल लोकल पार्टी है सबसे बड़ी पार्टी के रूप में, सबसे बड़े दल के रूप में उभर के आई। अभय जी, मैं आपको शुरुआत में सुन नहीं पा रही थी, लेकिन मैं आपसे, चलिए अगर पहले आम आदमी पार्टी की बात करूं, हरियाणा में पहली बार ये चुनाव लड़ रहे हैं और आपसे, आपकी पार्टी आईएनएलडी से 0.1% परसेंटेज वोट इनको कम मिला है। आप लोगों को 3% वोट, इनको, आप लोगों को 3.1% वोट मिला है, इनको 3% वोट मिला है। आपके उभार को आप कैसे देख रहे हैं, क्या आंकलन? ऐसा है, मैंने एक बात पहले बताई थी, जब आदमपुर
का उपचुनाव हुआ था तो भाजपा ने वक्त ये जोर शोर से प्रचार किया था कि 2024 हमारा है, लेकिन इस चुनाव ने इनको आईना दिखा दिया सत्ता में बैठे लोगों को कि अब आप सत्ता से बाहर जाने का समय आपका हाथ है। अब लोगों ने जहां हमें एक डिस्ट्रिक्ट का वोट का आकलन करो, हमारे जहां कैंडिडेट खड़े किए हैं सरसा डिस्ट्रिक्ट का आप आकलन करके देखोगे तो अकेले इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है जिसको 50% से ज्यादा वोट मिला है। बाकी लोगों का कहीं 30% है, आप पार्टी का वहां 30% के करीब वोट है, और दूसरे जो है बीजेपी जेजेपी इनके तो कहीं 2% कहीं 4% वोट पे रुकते। एक आप पूरे स्टेट का ना लो कि स्टेट के अंदर कितना परसेंट वोट किसको मिला, स्टेट में हमने खड़े कितने लोग किए जी, हमने बड़ी संख्या में लोग खड़े किए। हमने सरसा डिस्ट्रिक्ट की 24 सीट पे अपने उम्मीदवार खड़े किए, हमारे 24 में से 10 जीत करके आए, बाकी जो 14 थे वो नंबर 2 पे रहे सारे के सारे। बीजेपी ने अपने सिंबल के ऊपर अंबाला डिस्ट्रिक्ट में खड़े किए, इन्होंने सरसा जिला में खड़े किए, उनमें से कोई एक नहीं जीत पाया। इसी तरह पिंजौर कालका में खड़े किए, वहां कोई एक नहीं जीत पाया। इसी तरह अंबाला की हालत है, इन्होंने जहां सिंबल पे चुनाव लड़ा इन्होंने तो पूरे स्टेट में लड़ा। ठीक है अभय जी, आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, ठीक है। आम आदमी पार्टी की बात पर आप ये कह रहे हैं, जो मैं सुन पा रही हूँ, आप ये कह रहे हैं कि लोगों ने आईना दिखा दिया जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं। कांग्रेस ये कह रही है कि भाई ये तो ज्यादा हमने सिंबल पर नहीं लड़ा है, लेकिन ये ज्यादातर जो सीटें हैं निर्दलीय ने और जो कांग्रेस समर्थित लोगों ने लड़ी हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस कथन को? कांग्रेस जब ये कह रही है कि ये लोग हमारे समर्थित है या ये लोग हमारे कांग्रेस के पक्ष के लोग हैं, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस अगला लोकसभा और विधानसभा का चुनाव भी जो है इसी तरह से लड़ेगी, सिंबल नहीं देगी, कहेगी अपने तो पक्ष के लोग जिता लो बस। ये कह करके पल्ला नहीं झाड़ सकते। फिर कांग्रेस ने नगर पालिका नगर परिषद के जो चुनाव हुए थे पहले, उसमें क्यों सिंबल दिया था, तब सिंबल पे क्यों लड़े थे? ये तो इसलिए भागे कि कांग्रेस के पास अब तक डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर कोई भी इनका कैडर नहीं है, ना इनका ब्लॉक लेवल पे है ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। स्टेट में एक खाली स्टेट का प्रेसिडेंट बना रखा है, 4 उसके साथ है आपके कार्यवाहक अध्यक्ष बना दिए। उससे किसी पार्टी का जो है कैडर पूरा नहीं हो जाता। जिसके पास कैडर नहीं है वो कहां सिंबल पे जाकर के चुनाव। ठीक है, बीजेपी और जेजेपी को आप ये मानते हैं कि नतीजे तगड़ा झटका है जैसे कांग्रेस कह रही है? ये तो बीजेपी का जेजेपी का तो सरकार का तो दिवाला ही निकल गया ना। इनके तो लोग जहां ये लड़ रहे थे चुनाव तो जीत के नहीं आए। जेजेपी के तो जो चुनाव लड़ रहे थे वो कुछ 4थे नंबर पे है, कुछ 5वें नंबर पे है। जेजेपी का जो प्रदेश का अध्यक्ष है उसका बेटा सरपंच का चुनाव लड़ रहा था, वो चुनाव आ गया। इनके डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट की वाइफ जिला परिषद का चुनाव लड़ रही थी, वो 4थे नंबर पे चली गई। इस पार्टी के पदाधिकारियों के बच्चे चुनाव हार जाते हैं, आप मान के चलो कि उनका तो फिर लोगों ने नकार दिया उनको पूरी तरह। तो अभय जी, आखिर में आपको लगता है पंजाब का असर और दिल्ली का असर अब हरियाणा पर पड़ रहा है? ये असर तो जो आप कहना चाहते हो कि आप पार्टी कहीं हरियाणा में कोई पांव पसारेगी, लेकिन लोग आज की डेट में कांग्रेस और भाजपा दोनों से दूरी बनाना चाहते हैं। आज हर हालत के अंदर कांग्रेस और भाजपा को सत्ता से पार करना चाहते हैं और कांग्रेस को सत्ता के नजदीक नहीं आने देना चाहते, क्योंकि कांग्रेस में कड़ा बहुत बड़ी है, आपस में बहुत विवाद है। लेकिन जहां तक आप पार्टी का सवाल है, हमारे साथ लगते हिमाचल में बहुत चर्चा हुई थी कि हिमाचल में बहुत बड़े अच्छे परिणाम आएंगे। अब गुजरात का हिमाचल का परिणाम आने के बाद ही कुछ पता चलेगा कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या है। बिल्कुल। क्या कभी गठबंधन संभव है आम आदमी पार्टी से? हमारा हो सकता है, अगर आम आदमी पार्टी ईमानदारी के साथ किसी चीज के लिए आगे बढ़ेगी तो इस पर विचार कर सकते हैं। चलिए, आप हमारे साथ जुड़े अभय जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से अभय चौटाला को आप सुन रहे थे, गठबंधन के लिए भी वो तैयार हैं और आगे जिस तरह से नतीजे अपने आप में आए हैं, उनका ये कहना है कि हरियाणा में जनता अब बदलाव के लिए तैयार है। तो हम आइए आगे बढ़ते हैं और इसी मसले पर एक ग्राउंड रिपोर्ट जो हमारे सहयोगी ने बनाई वो आपको दिखाते हैं।
हरियाणा में सरकार चला रही भारतीय जनता पार्टी को पंचायत चुनावों में झटका लगा है। जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों के लिए 3 चरणों में हुए मतदान में भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद से कम सीटें मिली। बीजेपी ने 108 जिला परिषद सीटों पर चुनाव लड़ा, उसके 22 उम्मीदवार जीते। पंचकुला में बीजेपी के उम्मीदवार सभी 10 सीटों पर हार गए। पंचायत चुनावों में 15 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर रही और 14 सीट जीतकर आईएनएलडी तीसरे नंबर पर है। हरियाणा के पंचायत चुनावों के नतीजों पर पहली प्रतिक्रिया में केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा, आपने हरियाणा में शानदार जीत हासिल की। हरियाणा में भी अब लोग अच्छे भविष्य के लिए आप पर ही भरोसा कर रहे हैं। दिल्ली में एमसीडी चुनावों के लिए जारी कैंपेन के बीच हरियाणा में जिला परिषद का चुनाव जीतने वाले आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को लेकर पार्टी के नेता लक्ष्य गर्ग सोमवार को दिल्ली पहुंचे। हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल को हरियाणा की जनता चाहती है। हरियाणा के अंदर जिला परिषद का चुनाव हुआ, आम आदमी पार्टी ने पहली बार लड़ा और जहां जहां लड़ा अच्छी सफलता मिली, लोगों का आशीर्वाद मिला। वी आर इन वेरी क्लोज फाइट विद बीजेपी। इन लोग जेजेपी, कांग्रेस सब हमारे से बहुत पीछे है। आम आदमी पार्टी का बढ़ता हुआ परिवार आज पूरे देश के अंदर फैला है। हरियाणा के अंदर विशेष तौर पे 2024 को सरकार बनाने के लिए लोग आमंत्रित कर रहे हैं। निर्दलीय उम्मीदवार सबसे ज्यादा जीते, पार्टियों से ज्यादा उम्मीदवार जीते। इसकी वजह क्या है? इसका 2 कारण है जी। एक तो पार्टियां अपने चिन्ह से लड़ना नहीं चाहती, डर रही थी आम आदमी पार्टी से। पूरे हरियाणा में सिर्फ आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो सभी सीटों पर अपने चिन्ह पर लड़ी। अंबाला जिले में कुरुक्षेत्र से बीजेपी के लोकसभा सांसद नायाब सिंह सैनी की पत्नी वार्ड नंबर 4 में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार से चुनाव हार गईं। हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दीपेंद्र हुडा ने ट्वीट कर दावा किया कि कांग्रेस समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों का प्रदर्शन पंचायत चुनावों में सबसे बेहतर रहा। दीपेंद्र हुडा ने कहा, जिला परिषद नतीजों में फिर बीजेपी और जेजेपी को झटका। 87% हरियाणवियों ने निर्दलीय व कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को वोट दी। बीजेपी 5% वोट, आईएनएलडी व आप को 3% वोट, बीएसपी 2%। हम ये चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ते, लेकिन सिंबल पर लड़ रही पार्टियों को लोगों ने नकार के फिर संकेत दिया कि भविष्य कांग्रेस का। बीजेपी सूत्रों की सफाई ये है कि जिला इकाइयों पर यह फैसला छोड़ दिया गया था कि उसके उम्मीदवार पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ें या फिर निर्दलीय। उनका दावा है कि कई निर्दलीय उम्मीदवार बीजेपी के समर्थन से चुनाव जीतने में कामयाब हुए। आमतौर पर पंचायती चुनावों को राजनीतिक थर्मामीटर नहीं माना जाता है, लेकिन हरियाणा के हाल के पंचायती चुनाव के नतीजों में ये इशारा जरूर मिलता है कि बीजेपी को अपने लोकतांत्रिक जनाधार को लेकर सावधान हो जाना चाहिए। मेरे कैमरा सहयोगी कारण पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और आइए अब आपको लिए चलते हैं गुजरात। एक अनोखा गांव दिखाते हैं। गुजरात के राजकोट के पास एक ऐसा गांव है जिसमें किसी भी राजनीतिक दल के नेता का चुनाव प्रचार के लिए प्रवेश वर्जित है, लेकिन अगर कोई मतदान नहीं करता है तो उस पर 51 रुपए का जुर्माना है। देखिए रिपोर्ट। राजनीतिक पार्टियों का चुनाव प्रचार के लिए इस गांव में आना प्रतिबंधित है, लेकिन अगर कोई चुनाव में मतदान नहीं करेगा तो उस पर 51 रुपए का जुर्माना। गुजरात के राजकोट से 20 किलोमीटर दूर है ये अनूठा गांव राज समढियाला, जो अपने नियम कायदों के लिए आदर्श गांव का तमगा हासिल कर चुका है। गांव के सरपंच बताते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां गांव में आएंगी तो जाति या दूसरे आधार पर लोगों को बांटेंगी, इसलिए साल 1983 से ही यहां पॉलिटिकल पार्टियों के आने पर पाबंदी है, लेकिन वोटिंग लगभग सभी गांव वाले करते हैं। अगर गांव में जो पॉलिटिकल पार्टी का अगर प्रवेश होगा तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने एजेंडा के लिए आएगी। हाँ। और गांव में दलाल पैदा हो गए तो पैसा कोई 5,000, 10,000, 20,000, कुछ को लाख रुपए दे के गाँव का डिवीजन हो सकता है। अच्छा। तो हमारे गाँव का डिवीजन न होने के लिए हमने तब से तय किया, पूरे गाँव के तय किया कि अब की बार कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को हम उसके एजेंडा को प्रोपेगेट करने के लिए आने नहीं देंगे। साल 1983 में अपने अलग नियम कायदों को बनाने के चलते आज गांव बेहद साफ सुथरा दिखता है। सारी सड़कें सीमेंट की बनी हुई हैं, सीसीटीवी कैमरा भी लगे हैं। गांव को राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है। गांव में और भी कायदे हैं। जातिवाद की सख्त मनाही है। कूड़ा फैलाने
हवा या पानी प्रदूषित करने, डीजे बजाने पर 51 रुपए का जुर्माना है। पटाखे केवल दिवाली वाले दिन जलाए जा सकते हैं, बाकी कभी नहीं। शराब पीने पर 500 रुपए का जुर्माना, गाली गलौज पर 251 रुपए का जुर्माना है। कोई विवाद होने पर मामला गांव की लोक अदालत में जाएगा। अगर कोई सीधा पुलिस में शिकायत करने गया तो 500 रुपए का जुर्माना। थोपने की कोई बात नहीं, जैसे हमारे हरदेव सिंह जी ने बताया 83 से ये सब लागू हो गया है। सब अपने आप अवेयरनेस के हिसाब से सब अपने आप लेते गए नहीं कर रहे हैं। जी, हम छोटे थे तो भी यहीं पे चोरों को पकड़ते थे, फिर पुलिस को सौंप देते थे। वो तो पहले से है, मतलब समझ लीजिए ना ऑलमोस्ट 1990 से। तो आप मतलब गांव के लोगों का भी डायरेक्ट पुलिस के पास जाना मना है, तो पुलिस भी क्या? लेकिन वो चीज होती है ना, अगर आपको क्या बोलते हैं न्याय ना मिले तो आप पुलिस के पास जाओ ना। अच्छा। हाँ, लेकिन यहाँ पे न्याय मिल ही जाता है। हमारे गांव में ज्यादातर लोग खुश होते हैं कि फटाके चलो नहीं फूटते। फटाके फूटते हैं लेकिन दिवाली के एक ही दिन। अच्छा। और जो साउंड पोल्यूशन रहता है, शादी ब्याह होता है तो उसमें डीजे उसके ऊपर भी हमारे यहाँ गाँव में बैन है। गांव के सरपंच बताते हैं कि जब नियम कायदे लागू किए तब हजारों रुपए का जुर्माना वसूला गया, लेकिन अब पिछले 5 साल से जुर्माने वाली नौबत ही नहीं आ रही। 83 में जब लोग चैनलाइज नहीं थे तो फर्स्ट ईयर का 30,000 रुपीज फाइन हुआ। लोगों ने भरा था उतना? तो भरा था। अच्छा। फिर वो अलग अलग कोई गार्बेज फेंकते है, कोई प्लास्टिक डालता है, कोई स्प्लिटिंग करता है। ऐसा अलग अलग जो गलती थी उसका अलग अलग फाइन था। लेकिन फिर बाद में ग्रेजुअली रिड्यूसिंग मैनर में आगे चला गया। लास्ट 5 years से नॉट ए सिंगल पेनी हैज बीन फाइन। गांव में सभी जातियों के लोग रहते हैं, लेकिन कभी सरपंच के लिए चुनाव नहीं हुआ। हमेशा आपसी सहमति से ही सरपंच बने। ऐसे गांव में आना, ऐसे गांव को देखना अपने आप में एक बहुत ही सुखद अनुभव है। हालांकि ये बात जरूर कही जा सकती है कि चुनाव लड़ रही पॉलिटिकल पार्टियों का, नेताओं का ये बुनियादी हक है कि वो आम जनता तक पहुंच सकें और उनको अपनी बात समझाकर वोट देने के लिए कन्विंस कर सकें। लेकिन इस गांव में उनको ऐसा करने से रोका जा रहा है। लेकिन चलिए इस एक चीज को अलग रख भी दें तो भी ऐसा बहुत कुछ इस गांव में हो रहा है जिसको देखकर फील गुड का एहसास जो है किया जा सकता है। राजकोट के राज संढियाला गांव से अपने कैमरा सहयोगी प्रवीण जी रोहित के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो श्रद्धा वॉल्का हत्याकांड में पुलिस को कुछ और सबूत मिल गए हैं। हत्याकांड में इस्तेमाल हथियार बरामद किया गया है। आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या के बाद उसकी अंगूठी अपनी दूसरी दोस्त को, जो साइकोलॉजिस्ट थी, उनको दे दी थी। और इस मामले पर अधिक जानकारी के लिए आइए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर के पास। मुकेश, जो ये अंगूठी वगैरह मिली है, कितना अहम सबूत मांगा जाए, इस मामले में क्या अपडेट आज? देखिए, अगर कोई भी केस मर्डर का है तो उसमें वेपन मिलना, जिस वेपन से हत्या की गई हो या फिर हत्या के बाद जो वेपन यूज़ किया गया हो, वो काफ़ी अहम होता है। दूसरा, उस शव का मिलना जिसकी हत्या हुई है, ये दोनों चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं किसी भी मर्डर केस में। तो पुलिस का दावा ये है कि उसको वो वेपन मिल गया है जिसके जरिए आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला ने श्रद्धा के शव के टुकड़े काटे थे। हालांकि उस हथियार के लिए दिल्ली पुलिस गुरुग्राम गई थी और वहाँ पर 2 दिन तक सर्च ऑपरेशन किया था। पुलिस ने कहा था कि आरी से काटा गया है उसके शव को, तो पुलिस ने बरामद क्या किया है ये तो साफ नहीं किया है, लेकिन पुलिस ने दावा किया है कि उसको वो वेपन मिल गया है जिसके जरिए श्रद्धा के शव को काटा गया है। दूसरा, श्रद्धा की एक अंगूठी थी जो हत्या के बाद आफ्ताब अमीन पूनावाला ने अपनी नई गर्लफ्रेंड, जो कि पेशे से साइकोलॉजिस्ट है, उसको दे दी थी और वो लगातार उस अंगूठी को यूज़ कर रही थी। तो दिल्ली पुलिस ने वो अंगूठी बरामद कर ली है और इन दोनों चीज़ों को डीएनए की जांच के लिए CFSL लैब भेजा गया है। वहाँ पर इसकी डीएनए जांच होगी जिससे साफ होगा कि इसमें जो ब्लड स्पॉट वगैरह अगर हैं या कुछ और है तो उससे डीएनए सैंपलिंग होगी। दूसरा, जो आफ्ताब अमीन पूनावाला है उसका आज सुबह 11 बजे से जो FSL लैब है रोहिणी की, वहाँ पर पॉलीग्राफ टेस्ट चल रहा है और अभी भी जारी है। पॉलीग्राफ जब टेस्ट पूरा हो जाएगा तो इसके बाद 5 दिसंबर को उसका नार्को टेस्ट होगा। नार्को टेस्ट के पहले का जो प्रोसीजर है वो पॉलीग्राफ टेस्ट है, जिसमें उससे एक्सपर्ट लगातार सवाल पूछ रहे हैं और सवाल पूछने के दौरान ये देखा जा रहा है कि उसका BP क्या है, उसकी पल्स रेट क्या है, ये सारी चीज़ें नोट की जा रही हैं
तो अगर वो कोई झूठ बोलेगा तो उसको वहाँ पर पकड़ा जाएगा। तो तमाम सवाल उससे पूछे जा रहे हैं और ये जो टेस्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर आरोपी का नार्को टेस्ट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए मुकेश। और आपको बता दें कि दिल्ली में श्रद्धा वॉलकर की तरह एक और हत्याकांड को अंजाम दिया गया। एक शख्स की हत्या, उसके दर्जन टुकड़े कर दिए गए। शव को टुकड़े जो थे फ्रिज में रखे गए, कई दिन तक उनको फेंका गया। 6 महीने बाद पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक की पत्नी और बेटे को गिरफ्तार किया है। हत्या की वजह घरेलू कलह और अवैध संबंध बताए गए हैं। वो मेरे बच्चों के साथ गलत कर रहा था। अच्छा। गलत नियत रखता था, इसीलिए करा मैंने ऐसा। अच्छा। मैंने नहीं, मेरे बेटे ने करा। अच्छा। आपने नहीं मारा? नहीं, चाकू से। कैसे मारा था? चाकू। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में 47 साल की पूनम और उसका बेटा दीपक, इनको 52 साल के अंजन दास की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अंजन दास की हत्या का मामला बिल्कुल श्रद्धा वॉलकर जैसा है। सब मिला के इस प्रकार का माहौल बना हुआ था कि इससे परेशान थे। उन्होंने कहा और कोई उपाय नहीं है, इसको इस तरह से इसका मर्डर करें ताकि हमारे पे कोई बात ना आए। तो इन्होंने इसको रात में शराब पिलाई, 30 तारीख की रात को गोलियां मिलाई उसमें, जब ये बेहोशी की हालत में आ गया तब इसको मार दिया। फिर इसको बॉडी को इन्होंने छोड़ दिया एक दिन के लिए। जब वो खून वगैरह सब साफ़ हो गया फिर इन्होंने बॉडी के टुकड़े किए, उसको काट के दराती टाइप का जो डैगर होता है, और फिर उसको फ्रिज में रखा। फिर एक एक करके टुकड़े इन्होंने जो भी सुनसान जगह थी वहाँ पे छोड़। जून के महीने में पुलिस को पांडव नगर और आसपास के इलाकों में एक शव के कई टुकड़े मिले, लेकिन ये पता नहीं चल रहा था कि ये शव किसका है। श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड के बाद शक हुआ कि कहीं ये टुकड़े उसके शव के न हों। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने इस मामले की जांच शुरू की। शुरू में दो पैर, 2 थाई, फिर एक स्कल मिला एक दिन, उसके बाद एक बाजू का हिस्सा मिला। तो 3-4 दिन तक बॉडी पार्ट्स की रिकवरी हुई वहाँ मैदान से, और वहाँ एक 420 नंबर FIR PS पांडव नगर में केस दर्ज हुआ। और जो सस्पेक्ट इसके मर्डर लगे, जो लेडी पूनम थी, वो सस्पेक्ट निकली और उसका फिर इससे रिलेशन भी था। तो उस बेस पे हमने जीरो इन किया वो लेडी पे और फिर उसका बेटा दीपक, क्योंकि फुटेज में दोनों माँ बेटा दिख रहे थे। तो उस बेस पे जब हमने इनको जाके इंटेरोगेट किया, इनको चेक किया, ट्रेस किया, तो इन्होंने कन्फेस किया कि इन्होंने क्राइम किया है और उसी बेस पे ये मर्डर खुला है। जांच के दौरान ये CCTV फुटेज बरामद किए गए, जिसमें एक महिला और एक शख्स कुछ ले जाते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद पुलिस को पता चला कि पांडव नगर का अंजन दास कई महीने से गायब है और किसी थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं है। पुलिस ने उसकी पत्नी पूनम और सौतेले बेटे दीपक से पूछताछ की तो उन्होंने जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि मार्च और अप्रैल 2022 में उन्होंने अंजन दास की हत्या की साजिश रची। 30 मई 2022 को शराब में नशे की गोलियां मिलाकर उसको बेहोश किया, फिर गला काटकर उसकी हत्या कर दी। खून साफ करने के लिए रात भर शव को ऐसे ही छोड़ दिया, फिर चापड़ और चाकू से शव के 10 टुकड़े किए, टुकड़ों को फ्रिज में रखा और फिर 8-10 दिन तक उन्हें पांडव नगर और आसपास के इलाकों में फेंकते रहे। आरोपियों ने फ्रिज साफ करने के लिए फिनाइल का इस्तेमाल किया, जबकि घर में सबूत मिटाने के लिए पेंट पोत दिया। इस हत्याकांड से हर कोई हैरान है। इनकी भैया बीवी की होती रहती थी झगड़ा वगड़ा, मगर हमें कोई मैटर ही नहीं था सर। हमें पता ही नहीं, इतने लड़ाकू लगते ही नहीं थे वो, किसी से दुआ सलाम भी नहीं करते थे, चुप आना चुप जाना। तो हमने कहा अच्छे किराएदार हैं। अच्छा। हाँ, अब ये तो पुलिस आई तब हमें पता लगा। पुलिस के मुताबिक अंजन दास ने 2017 में पूनम को पत्नी के तौर पर अपना लिया था, जबकि अंजन दास के बिहार में पत्नी और 8 बच्चे थे। पूनम इस बात से नाराज थी कि जो पैसा वो और उसका बेटा कमाता है वो अंजन दास अपने बच्चों को बिहार भेज देता है और उसकी बेटियों पर बुरी नजर रखता है। पुलिस के मुताबिक हत्या में इस्तेमाल एक चापड़ और एक चाकू बरामद करने हैं। अंजन दास की DNA रिपोर्ट का इंतजार है। श्रद्धा की हत्या के बाद जिस तरह से शव को ठिकाने लगाया गया, ठीक वैसे ही अंजन दास के शव को ठिकाने लगाया गया। श्रद्धा की हत्या का मामला भी
करीब 6 महीने बाद सुलझा और अंजन दास की हत्या का मामला भी करीब 6 महीने बाद सुलझा है। श्रद्धा की हत्या के बाद इस दूसरे जघन्य हत्याकांड ने समाज को हिलाकर रख दिया है। नई दिल्ली से कैमरामैन अशोक महाले के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने कोलिजियम की सिफारिशों के बावजूद जजों की नियुक्ति न किए जाने पर सरकार को खरी खरी सुनाई है। अदालत ने कहा कि सरकार नियुक्तियों पर बैठी है। यही नहीं, अदालत ने इस बात पर भी निराशा जताई कि कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कोलिजियम को लेकर टीवी पर बयान दिया। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव। कोलिजियम की सिफारिश दोहराने के बावजूद हाईकोर्ट में जजों की नियुक्तियां न करने पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने खरी खरी सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा है कि पूरा सिस्टम ठप हो गया है, नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो हताश हो रही है, 2 महीने से कामकाज आगे नहीं हो रहा है और सरकार जो है वो मजबूर विवश ना करे कि कोई इस पर न्यायिक फैसला सुप्रीम कोर्ट को देना पड़े। सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट की इन भावनाओं को पहुंचाए और ये सुनिश्चित करें कि न्यायिक नियुक्तियों में देरी ना हो। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय अशोक की ये बेंच सुनवाई कर रही थी, जिसमें याचिका ये थी कि कोलिजियम की सिफारिशों के बावजूद केंद्र सरकार नियुक्तियां नहीं कर रही है। ऐसे में केंद्र सरकार को आदेश दिया जाए कि न्यायिक नियुक्तियां मंजूरियां इनकी दी जाए। तो पिछली बार भी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने काफी फटकार लगाई थी और अब फिर केंद्र सरकार को कहा है कि केंद्र सरकार जो है ऐसा लगता है कि NJC को जो रद्द कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसको लेकर नाखुश है और वो इतने समय से फाइलों पर बैठी है, ना आपत्ति बता रही है, ना फाइलें वापस भेज रही है और इसके अलावा जो उसकी पिक एंड चूज की जो नीति है, किसी नाम को वो 3 महीने में मंजूरी दे देती है और किसी को कई महीने होने पर भी नहीं देती। सबसे पुराना मामला 2021 का है, 1.5 साल बीत गए हैं, कुछ पता नहीं है कि आखिरकार क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने जो बयान दिया है टीवी पर, उस पर भी निराशा जताई, उस पर आपत्ति जताई और कहा कि इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। कोई प्रेस रिपोर्ट नहीं है बल्कि एक उच्च पद पर बैठे व्यक्ति ने इस तरह का बयान दिया है और ये निराशाजनक है और ऐसा बयान नहीं दिया जाना चाहिए था। इससे ज़्यादा हम इस मामले में कुछ नहीं कहेंगे। दरअसल किरेन रिजिजू ने एक टीवी में चैनल पर कहा था कि ये नहीं कहा जाना चाहिए कि सरकार फाइलों पर बैठी रहती है। अगर कोलिजियम फाइल भेजता है, अगर एकदम से साइन फाइल होनी चाहिए तो वो खुद ही नियुक्तियां कर दे और खुद ही अपना शो चलाए। इस बात से सुप्रीम कोर्ट काफ़ी आहत दिखा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और अब 8 दिसंबर को इस मामले पर एक अहम सुनवाई होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख साफ कर दिया है कि नियुक्तियाँ होनी चाहिए। केस पेंडिंग पड़े हैं, जजों की नियुक्तियां नहीं हो रही है। एक जो नियुक्ति होनी थी, एक जो सिफारिश की गई, उन उम्मीदवार की मौत हो चुकी है, दूसरे उम्मीदवार ने अपना केस वापस ले लिया है। बहुत सारे जो लोग हैं वो न्यायपालिका में इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है कि सरकार नियुक्ति करेगी या नहीं करेगी। तो एक तरीके से न्यायपालिका और कार्यपालिका यानी केंद्र सरकार के बीच टकराव कोलिजियम को लेकर जारी है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए पीसा एक्ट यानी कि प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया लागू होने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह लगातार इस कानून को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसी अभियान के तहत पिछले हफ्ते वो डिंडौरी आए और एक बच्चे का नाम ही पीसा रख दिया। अखबारों में बात सुर्खियां बन गई। ये बात और है कि बच्चे के माँ बाप कह रहे हैं कि बच्चे का नाम पीसा नहीं, हेमराज मरावी है। एक महत्वपूर्ण पल हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और एक नन्हे बच्चे का नाम आज से पेशा रखा गया है। जोरदार तालियां, जोरदार अभिनंदन। शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान डिंडौरी जिले के गोरैया गांव पहुंचे। ग्राम सभा में वो पेशा की बात रखने वाले थे। भीड़ में दीपमाला भी अपने 3 महीने के बच्चे को लेकर आई। बच्चे को हाथों में लेकर मुख्यमंत्री ने दुलार किया और उसका नाम पेशा रख दिया। और एक नन्हे बच्चे का नाम आज से पेशा रखा गया है। फिर तालियां बजने लगी। ये और बात है कि जब हमारे साथी डेविड सूर्या बच्चे के गांव पहुंचे तो जन्म प्रमाण पत्र में
बाकायदा बच्चे का नाम हेमराज सिंह मरावी दर्ज है। बच्चे के परिजनों का कहना है कि मुख्यमंत्री के आने के एक दिन पहले ही 2 कथित सरकारी कर्मचारी उनके घर आए और उनके कहने पर ही बच्चे की मां दीपमाला नाम कराने सीएम के पास पहुंच गईं। उनका ये भी कहना है कि उनके बच्चे का नाम हेमराज ही ठीक है। हमारे गांव में मुख्यमंत्री आए थे, वो लोग बोल रहे थे कि नहीं बच्चे को लेके आना तो वहाँ नाम कार्ड होगा, इसलिए वो लोग पैसा नाम रख दिए। क्या नाम है एक्चुअली? नाम हेमराज मरावी। कौन आया था घर में बुलाने? मैडम सर लोग आए थे। जज की करवा गए थे तो हम फिर उसके नाम फिर हेमराज नाम रखा था। फिर वो मुख्यमंत्री आई तो फिर वो पैसा नाम रखा था। परिजन कहते हैं एक दिन के लिए वो नाम बदलने घर आए सरकारी कर्मचारियों के कहने पर राजी हो गए थे। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री के सामने वाहवाही लूटने के लिए सरकारी नामकरण हुआ। अब इस मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी गुत्थम गुत्था है। डिंडोरी में जिस विषय को लेकर कांग्रेस पार्टी अन्य लोग भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, उस बालक का मूल नाम हेमराज है, पर माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष उनके परिवार ने स्वेच्छा से उसका उपनाम, जिसको हम निकनेम या प्रचलित नेम कहते हैं, वो पैसा रखा है और ऐसा उन्होंने लिखित में जिला प्रशासन को भी दिया है। तो मुझे लगता है कि यदि उपनाम के रूप में यदि पैसा नाम रखा जाए, परिवार की सहमति होगी तो विषय स्वतः समाप्त हो जाए। सनातन संस्कृति ये कहती है कि कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो लगन घड़ी के हिसाब से राशि निकाली जाती है। उस राशि में जिस अक्षर से उसका नाम आता है वो नाम रखा जाता है और हर बच्चे का नाम उसके माँ बाप बड़ी ही कहते शिद्दत से रखते हैं। और आप अगर किसी बच्चे का नाम बदले पैसे, मतलब आप उसका मजाक उड़ा रहे हो, उपहास उड़ा रहे हो, मतलब तभी तो मैं बार बार कह रहा हूँ सनातन सभ्यता का जितना क्षरण और जितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है उतना शायद किसी ने नहीं किया है। आप उसका नाम पैसा रख रहे हो, अगले दिन अधिकारी मजाक उड़ा रहे हैं कि वो तो एक ही दिन का था। तो मुझे लगता है ये एक आम व्यक्ति का, बच्चे का भी मजाक, उसकी भावनाओं से खिलवाड़। बाकी जो आप जो योजनाएं लेके आते हो ये बताती हैं कि आपकी योजनाएं भी इसी तरह झूठी हैं एक दिन की। पिछले चुनाव के वक्त हमने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हजारों घोषणाओं की वह फहरिस्त दिखाई थी जो कभी कागजों से निकल नहीं पाई। बहरहाल वो फिलहाल निकले हैं प्रदेश को पैसा के बारे में जागरूक बनाने, लेकिन जिस बच्चे का नाम पैसा के नाम पर रख दिया उसके परिजनों तक को नहीं पता कि इस पैसा एक्ट से होगा क्या। उम्मीद करते हैं कि इलाके के लिए जो घोषणाएं उन्होंने की हैं वो भी सिर्फ एक दिन की न रह जाएं। डिंडोरी से अपने सहयोगी डेविड सूर्या और कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।